Yes, good afternoon everyone. गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कौन सा किया था? मैग्नेटिक हमने इफेक्ट ऑफ करंट में लास्ट जी सर्कुलर लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ओके, सर्कुलर लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो डिड वी सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट? नो सर। नॉट येट। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। दैट वुड बी एम्पियर सर्किटल्स लॉ। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो बेस्ड ऑन दैट एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा अभी और भी बच्चे शायद कनेक्ट होंगे उसके बाद, ठीक है चलो तब तक एक क्वेश्चन करते हैं। सर, वी आर हैविंग टू सर्कुलर लूप्स। ये एक सर्कुलर लूप है, वी आर हैविंग वन सर्कुलर लूप लाइक दिस। ये एक सर्कुलर लूप है और ये दूसरा सर्कुलर लूप उसके सामने रखा हुआ है। दीज आर टू सर्कुलर लूप्स दैट वी हैव हियर। और इन दोनों के जो सेंटर्स हैं, दे आर कोइंसाइडिंग, मतलब दे आर कोइंसाइडिंग अलोंग, दे आर ऑल ऑन द सेम लाइन। आई मीन कोइंसाइडिंग नहीं है, सॉरी, दे आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, आपसे बोला गया कि सर इस वाले पहला वाला जो है इसका, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस मान लीजिए कि लेट दिस बी 4 सेंटीमीटर एंड द करंट इन दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस वाले का जो रेडियस है, लेट दैट बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कोई पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट लूप एंड इट इज at a distance of 4 centimeter from the second one। ये पहला लूप मान लो, ये दूसरा लूप मान लो। क्वेश्चन आपका ये कि व्हाट शुड बी द करंट इन द सेकंड लूप सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड और द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि हमारे करंट की वैल्यू सेकंड लूप में, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सेकंड लूप सो दैट जो वो आपका वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट which is of course the axial point for both the loops, दोनों लूप के लिए that is the axial point। तो उस axial point पे I want the net magnetic field to be 0 and for that what should be the current in the second loop so that the net magnetic field at that given point becomes equal to 0। ठीक है, करिए। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए तो what is the idea? तो idea is कि the electric field should be equal and opposite। In the similar way, if I want the magnetic field to be 0 at some point, तो the idea would be कि दोनों जो magnetic field है वो equal हो और opposite हो। ठीक है, तो ultimate point ये है कि सर आपको you have to equate the two magnetic fields। I mean you have to equate the magnetic field of coil 1 as well as of coil 2 and then you will get the answer for the current in the second loop। तो करके मुझे बताओ। I have already given you enough idea to solve the problem। जल्दी से बताओ। कितना है आंसर बच्चों? सर 1 मिनट। ठीक है, सर 32/9 आ रहा है। अच्छा लेट मी चेक।
भाई एक बात तो क्लियर है कि सर हमें एक्सियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहिए, तो वी वेरी वेरी वेल नो दैट कि द magnetic field due to the both of these two coils must be equal and opposite. तो magnitude wise they must be equal, और magnitude of magnetic field at the axial point क्या होता है, तो that is equal to mu naught I into a square or the radius का square divided by what you get in the denominator is twice of a square plus of x squared to raised the to whole power to the 3 power by 2. 3 by 2, है ना? ये मैंने सही लिखा है क्या? ऊपर a स्क्वायर होता है या a होता है? So a रेडियस का square स्क्वायर ही होता है. है, Yes sir. a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए सर ये अगर आपने लिख दिया तो अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करनी है आपको, कॉइल 1 और कॉइल 2 की। तो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ दीस फील्ड्स। तो आप पहले वाले का लिखेंगे तो म्यू नॉट आई की वैल्यू 2 इनटू ए स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3 by 2। दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनटू 3 स्क्वायर divided by 2 into 3 square plus of 4 square to the whole to the power 3 by 2। Undoubtedly the denominator factor will cancel out because मैंने डेटा ही ऐसा दिया आपको कि डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा सर वो यहाँ से the value of current would be equal to nothing but 16 to the 32 and 32 by 9, 32 by 9 ampere। Have you got this answer? Yes sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good। So this will be the answer for this question। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह के टाइम पास सवाल होते हैं बेसिकली एक्सियल पॉइंट के लिए, तो आपको ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ डेरिवेशन वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक लिखेगा एम्पियर्स सर्किटल्स लॉ। राइट द नेम टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल्स लॉ। टुडेज टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल्स लॉ। एम्पियर्स, एम्पियर, एम्पियर में एस लगा दो तो एम्पियर्स हो जाएगा। एम्पियर्स सर्किटल्स लॉ, एम्पियर्स का सर्किटल्स लॉ, एम्पियर सर्किटल्स लॉ। अब ये क्या चीज है, तो पहले तो आप इसका बैकग्राउंड समझो कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल्स लॉ। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। देखो सर, सबसे पहली चीज आप लोगों को अपने इसी क्लास में इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने एक लॉ पढ़ा है बच्चे, अगर आपको याद हो तो उसका नाम गॉस लॉ था। इफ यू कैन रिकलेक्ट, देयर वाज अ लॉ व्हिच वाज गॉस लॉ, और मैंने आपसे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में, और मैंने आपसे बोला था कि गॉस लॉ बेसिकली इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। डू यू रिमेंबर दैट? Yes. गॉस Yes, लॉ कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है बेटे। जहां पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते विद द ईज, तो वहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। मतलब दोनों से आपको पता है कि बाय बोथ ऑफ द लॉज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गॉस लॉ यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है आपने, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वायर के लिए, आपने शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो दीज वर फ्यू बॉडीज जिसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था यूजिंग द गॉसेस लॉ। उसी तरह से एम्पियर सर्किटल्स लॉ भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। आपको मालूम है सर कि बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट। तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ बेसिकली बेटा उसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब जहां पर आप बायोट-सावर्ट्स लॉ को ज्यादा आसानी से अप्लाई नहीं कर पाते, वहां पर आप एम्पियर सर्किटल्स लॉ को अप्लाई करते हो टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एम्पियर सर्किटल्स लॉ एंड दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स जिसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन प्लेस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ हम एम्पियर सर्किटल्स लॉ यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो बट ये है क्या, ये लॉ कहता क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अब इस बात को समझिए। अच्छा, क्रॉस जहां पर भी बनाओ मेरे बच्चों, अनुष्का एंड जवेरिया एंड ऑल, जहां पर भी Sir. क्रॉस So बना in दूं मैं इनवर्ड, और डॉट का मतलब आउटवर्ड। अच्छा बेटा, ये जरूरी नहीं है कि क्रॉस बनाऊंगा तो इनवर्ड डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड होगी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये मतलब नहीं है। क्रॉस मैं किसी के लिए भी बना सकता हूँ। क्रॉस का बेसिक मतलब ही होता है हमारे लिए कि इनवर्ड, चाहे वो किसी की भी डायरेक्शन हो वो इनवर्ड होगी। डॉट का, किसी का भी डॉट का मतलब होगा हमारे लिए कि दैट डायरेक्शन इज आउटवर्ड, चाहे वो किसी का भी डायरेक्शन हो वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए सर,
अब मान लीजिए कि आपके पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं एंड दे हैव बीन प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब ऐसे रखे हुए हैं वायर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। वायर ऐसे भी रखा जा सकता है, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे रख रहा हूँ, वायर ऐसे हो या ऐसे हो, वायर ऐसे रख सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग जो हम जनरली रखते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को मैं कैसे रख रहा हूँ, तो वायर को आई एम प्लेसिंग अलोंग द जेड एक्सिस। तो सर क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरी मर्जी है ना बेटा, वायर को कैसे भी रखा जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो मान लीजिए कि ये एक वायर है बेटा, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? डॉट का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये किस, वेरी गुड, पहली बात तो ये किसकी डायरेक्शन है? इज दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सर करंट। करंट। वेरी गुड, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये करंट की डायरेक्शन है ना। एक मैंने वायर ले लिया जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, दूसरा एक ऐसा और कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट I2 जा रहा है, एक तीसरा कंडक्टर और ले लिया, ऐसे ही मैं कई सारे कंडक्टर ले सकता हूँ मान लो। अब आपसे किसी ने बोला कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल दीज थ्री कंडक्टर्स। आपको इन तीनों कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर फाइंड करना है? तो उस पॉइंट पर फाइंड करना है बिकॉज ऑफ ऑल द थ्री कंडक्टर्स। तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ ये कहता है कि आप इस पूरे कंडक्टर या कंडक्टिंग अरेंजमेंट के अराउंड एक लूप कंसीडर करिए। सबसे पहला स्टेप क्या करिए, आप इनक्लोज द करंट कैरिंग वायर इन अ लूप, इन अ क्लोज लूप। समझ रहे हो आप? मेरी बात समझ रहे हो? क्या करना है आपको? आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इसके अराउंड एक क्लोज लूप कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर अ क्लोज लूप। अब वो क्लोज लूप सर किस शेप का होना चाहिए? व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट क्लोज लूप? तो याद रखिए बेटा कि उस क्लोज लूप का शेप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो किसी पर्टिकुलर शेप का होगा। जैसे गॉस लॉ अगर आपको याद हो तो गॉस लॉ में याद करिए, इसको रिलेट करिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। गॉस लॉ में याद करिए, वी यूज्ड टू टेक गॉसियन सरफेस, राइट। और मैंने गॉसियन सरफेस में आपको एक चीज बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। बट अगर हमारा एक चार्ज जो सिंगल चार्ज या ऐसा कोई अरेंजमेंट हो, तो हम ऐसा सरफेस कंसीडर करते हैं विच इज सिमेट्रिक, सो दैट उसके हर पॉइंट पे वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सेम, या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकें। आ रही बात समझ में? नहीं समझ आया? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सके, हम ऐसा सरफेस कंसीडर करते हैं। बट इट डजंट मींस कि गॉस लॉ सिर्फ उसी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा है क्या? नो नहीं सर। बोल रहे हो? नो ऐसा सर। बिल्कुल भी नहीं है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप ऑफ द सरफेस। क्या मतलब? अगर मैं चार्ज ले लूं, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई चार्ज ले लिया, ऐसे कोई चार्ज ले लिया, इसके अराउंड अगर मैं स्फीयर लूंगा तब भी मैं गॉस लॉ अप्लाई करके इसका फ्लक्स निकाल सकता हूं, और इसके अराउंड मैं कोई आर्बिट्री शेप का कोई सरफेस ले लूंगा तब भी फ्लक्स की वैल्यू वही आएगी। तो फिर सर आप आर्बिट्री शेप लीजिए, आप क्यों स्फीयर के पीछे पड़ते हैं इस केस में? तो उसका रीजन ये था कि हम अगर किसी चार्ज के अराउंड स्फीयर लेंगे तो उस स्फीयर को कंसीडर करने का फायदा ये होगा कि वी कैन ट्रीट द होल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कांस्टेंट फॉर द होल ऑफ द सरफेस, राइट। ये फायदा होगा। इसीलिए हम कैसा सरफेस लेते हैं? तो हम सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं। वैसा ही एम्पियर सर्किटल्स लॉ है, बस डिफरेंस क्या है कि गॉस लॉ में यू टेक अ गॉसियन सरफेस, यहाँ पर यू विल बी टेकिंग एम्पीरियन लूप, है ना। यहाँ पर सरफेस नहीं है, क्या चीज है बेटा? क्या कंसीडर कर रहे हो आप कंसीडर करोगे लूप। क्लियर है? अब मान लीजिए बेटा मैंने कोई शेप ले लिया एक लूप का, ऐसा कोई, जस्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, कि इस पॉइंट को के अलोंग मैंने कोई एक लूप ले लिया, ऐसा कोई लूप मान लिया मैंने। ऑब्वियसली इट इज नॉट कंप्लीट सर्कल, ये किसी भी जनरल शेप का लूप हो, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये लूप ले लिया। अब इस लूप पे बिकॉज वी आर हैविंग करंट कैरिंग वायर्स, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, राइट। तो अब इस लूप पे क्या होएगा बेटा? इस लूप पे सबसे पहला स्टेप ये है कि वी विल बी टेकिंग द सम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम ले लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा कि सर कैसे लेना चाहिए, इसका कोई वो नहीं है कि इसी तरह से आपको डायरेक्शन लेना है। You can consider the direction of the magnetic field on the loop either clockwise or anti-clockwise according to your choice.
बात समझो, मान लीजिए कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली, तो किसी भी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखाओगे तो टेंजेंशियली तो दिखाओगे बेटा, सोच के देखो। मैंने बार बार बोला है कि सर्कल या सर्कुलर शेप हो तो उस पर कोई भी डायरेक्शन दिखाने का मतलब होता है कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। एम आई करेक्ट? Yes, sir. So, नहीं समझ में आया तो पूछने का, घबराने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया रे भाई, आ रे भाई, ऊ रे भाई, यहाँ तक तो बात समझ आई। अब सर अगर आप एक बात सोचिए कि अगर आपका ये कंडक्टर है, इसमें करंट आउट ऑफ द स्क्रीन फ्लो कर रहा है, इसमें स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और करंट तुम्हारी तरफ फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में एंड कर्ल योर फिंगर्स। देखो तो फिंगर आपका किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है इस केस में, देखिए तो, हर बच्चा करके देखे, हर बच्चा प्लीज करके देखे इस बात को। आप लोग नहीं समझ पाए हो तो मैं फिर से दोबारा बता देता हूं कि मैंने क्या बोला, क्या करना है आपको। आप करंट की डायरेक्शन में, मतलब आप अपना थंब रखिए टुवर्ड्स योरसेल्फ and then curl the fingers. See in which the direction his finger is are being curled. so clockwise. कौन सा डायरेक्शन? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। देखो देखो देखो, नहीं समझे तो पूछो। अरे आप अपना हाथ ऐसे रखिए ना, हाथ ऐसे स्क्रीन के सामने रखिए एंड प्लेस द थंब अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड देन कर्ल द फिंगर्स। किस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रहा है? Yes, sir. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना? Yes, इसका sir. क्या मतलब हुआ बेटा कि जब करंट आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी? बोलो। आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप कौन से करंट की डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हो? कौन से वाले करंट के? आउटवर्ड जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने माना है, या जो करंट इनवर्ड है उसकी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड माना? So बता सकते outward हो? वाले में. Out. आउटवर्ड। तो जिस करंट की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लेंगे उस करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे, और जिस करंट के डायरेक्शन में हमने नहीं अज्यूम करा है उसको हम निगेटिव मानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? फिर से सुनो, हमने मैग्नेटिक फील्ड को एंटी क्लॉकवाइज माना, तो इसका मतलब है हमारे लिए जो करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में हमने मान लिया है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड माना है, तो हम आउटवर्ड वाले करंट को पॉजिटिव ले लेंगे और इनवर्ड वाले करंट को हम नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है? अगर Yes, sir. हमने क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज माना होता, दैट मींस हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माना होता इन द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड करंट, तो फिर हम इनवर्ड वाले करंट को पॉजिटिव मानते और आउटवर्ड वाले करंट को क्या मान लेते? नेगेटिव मान लेते। मतलब अगर एक से ज्यादा करंट कैरिंग वायर है तो किसी को पॉजिटिव कैसे मानना है और किस करंट को नेगेटिव मानना है, वो समझ में आया या नहीं आया? ये आपका Yes, sir. चॉइस है कि कैसे Yes, आप sir. किसको पॉजिटिव मानेंगे या किसको नेगेटिव मानेंगे। इट्स प्योर योर चॉइस। बट आप अगर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि मैंने करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पर क्या मतलब बना कि मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी डायरेक्शन में है? उस करंट की डायरेक्शन में जो करंट आउटवर्ड है। तो जिसकी डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेंगे बेटा, उस वाले को हम क्या ले लेंगे? उस वाले करंट को हम क्या ले लेंगे? जिसके डायरेक्शन में positive. मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करेंगे उस करंट को हम पॉजिटिव, और दूसरे Positive. वाले करंट को So negative. Negative. नेगेटिव। सबको क्लैरिटी है? सर चलिए सिर्फ एक ही अब करंट पॉजिटिव नेगेटिव। लेते हाँ, हैं. अगर जैसे 3 करंट है तो हम एक को पॉजिटिव लेके बाकी जो बचे हैं उनको नेगेटिव लेंगे. नहीं मतलब जिसके Outward वाले डायरेक्शन में positive. वो दिखा है आपको। अब यहाँ पर देखो, आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपने माना है ना, वो आउटवर्ड वाले करंट की डायरेक्शन में माना है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये तो छोटी, समझ आ गया, लेकिन अगर जैसे 3 करंट हैं तो क्या करेंगे हम? यही तो 3 करंट तो है, I1 I2 I3। अब तीसरा कोई करंट ऐसे थोड़ी जा सकता है, या तो करंट आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है। यस सर. नहीं समझी? यस सर आ गया. ठीक है, तो अगर इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे हम किसके डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं। उसको हमें देखना पड़ेगा कि किस वाले करंट की डायरेक्शन को हमने माना है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो हम डायरेक्शन लेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम करंट कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है उसको डिसाइड करेंगे। यस ठीक सर. है, ओके. यस सर. ओके छोटी। तो अब देखिए, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा,
इसी लूप का कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, तो एलिमेंट विद टेंजेंशियल, एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, तो टेंजेंशियल होगी। इस केस में एलिमेंट ले लीजिए डीएल, तो लूप का डीएल ले लीजिए, और लूप पे हमने कोई एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की चूज कर लिया, और लूप पे हमने क्या ले लिया, तो लूप पे हमने एक डीएल ले लिया। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखो तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का अगर आप एंगल देखोगे, तो द एंगल दैट यू आर गेटिंग इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नो सर। आई होप यहाँ तक सबको No, क्लियर हो sir. गया होगा। तो अब Yes, sir. फाइनली एम्पियर सर्किटल्स लॉ क्या कहता है वो सुनो। फाइनली एम्पियर सर्किटल्स लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि बीडीएल का अगर इंटीग्रेशन करें, जैसे आपने गॉस लॉ में क्या माना था, गॉस लॉ में आपने माना था बीडीए का इंटीग्रेशन, यहां पर आप किसका इंटीग्रेशन कीजिए, बीडीएल का इंटीग्रेशन करिए। मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डीएल will always be equal to mu naught times the net current passing or threading through the loop. ये मैं स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, बट पहले समझो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B डॉट DL will be equal to what, mu naught times of net current। याद करो, क्या ये गॉस लॉ जैसा नहीं है? गॉस लॉ में आप क्या लिखते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू EDA भी होता है, अगर आपको याद आए तो EDA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं आप या नहीं? Yes, sir. Yes. वैसे ही तो यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर E is replaced by B, area is replaced by length, epsilon naught is replaced by mu naught, which where mu naught is permeability, and I net, मतलब वहां पर चार्ज लिखते हैं आप Q net, that is the net charge, और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पर you have written it as net current। अब जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना हो, तो इन दोनों में थीटा की वैल्यू 0, तो बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा म्यू नॉट। करंट कौन सा पॉजिटिव लेना है मुझे, आउटवर्ड वाला, जिसके डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, और इनवर्ड वाले करंट को मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। तो कॉस 0 इज 1। तो आप कह सकते हो कि इस सिचुएशन के लिए बी डीएल इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इज I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3। दिस इज व्हाट द एम्पियर सर्किटल लॉ इज ऑल अबाउट। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही तो कैलकुलेट होगी इससे। Yes, ये sir. बात समझ में आई बेटा सब? Yes, sir. Is it Yes, clear sir. to all? Yes, sir. Yes. तो लिखे जो मैं लिखवा रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ में, उसके बाद इसको स्क्रीन पे जो है वो नोट लिखिए कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed loop, the line integral of magnetic field over a closed loop, So the line? line integral मतलब इंटीग्रेशन करेंगे आप। इसमें कई कई जगहों पे आप बुक्स में देखेंगे ना, इस पे ऐसा गोल लगा हुआ होता है, गोल अगर देख लें तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका मतलब होता है ओवर द होल लूप, या वो होल सरफेस या होल लूप जब भी बोला जाता है तो गोल लगा देते हैं, इसका मतलब पूरे क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप is always equal to TO2 mu naught is always equal to mu naught times mu naught के बाद लिखिए times the current, mu naught times the current passing or threading through the loop, mu naught times the current passing or threading through the loop, mu naught times the current passing or threading through the loop, mu naught times the current passing or threading through the loop। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो इसका प्रूफ पहले करेंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। सर ये हमने स्फेयर लिया है ना, सरफेस?
सरफेस नहीं है बेटा, इट्स अ लूप। लूप सर्कल हो सकता है, लूप स्क्वायर शेप का लूप हो सकता है, इट इज नॉट अ सरफेस, इट्स अ लूप, लूप रिंग। ओके सर। समझी? यस सर। ठीक है बेटे, तो ये अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। इट्स अ लूप दैट वी हैव कंसीडर्ड। चलिए देखिए इसका प्रूफ समझते हैं। देखो वैसे इट्स अ लॉ, तो लॉ डजंट नीड एनी प्रूफ फॉर इट, बट स्टिल हम इसको प्रूफ करेंगे बिकॉज वी कैन गेट एम्पियर सर्किटर्स लॉ फ्रॉम द बायट-सावर्ट्स लॉ। जैसे गॉस लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, सिमिलरली वी कैन प्रूफ द एम्पियर सर्किटर्स लॉ बाय यूजिंग द बायट-सावर्ट्स लॉ। तो देखो इसके लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि यू हैव दिस इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, यू हैव दिस इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है? तो आपको मालूम है कि इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर से एट अ डिस्टेंस ऑफ r, किसी भी गिवन डिस्टेंस पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट यू नो। मान लो कि एक इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो किसी भी इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए एट अ डिस्टेंस ऑफ r और एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ r, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, राइट? यस सर। तो चलिए सर, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर मुझे एम्पियर सर्किटर्स लॉ अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होता है, एक लूप कंसीडर करना पड़ता है। मान लीजिए एक लूप है, ऐसा आप लूप कंसीडर करेंगे, है ना, इसके अराउंड एक लूप बनाएंगे आप, ठीक है, एंड दिस कंडक्टर इज पासिंग थ्रू दिस लूप। तो मैं एक कंडक्टर फिर से बना देता हूँ, ऐसे देखिए ये आपका कंडक्टर है, ये इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है विच इज पास, और उसके अराउंड ये सर्कुलर लूप है, और ये डिस्टेंस r है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। क्लियर? अब देखिए आपको मालूम है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई r होती है ना? अब हम एम्पियर सर्किटर्स लॉ को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, तो एम्पियर सर्किटर्स लॉ को प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसको प्रूफ करने के लिए देखिए बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। देखो हमें ये प्रूफ करना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम क्या करें सर, यहाँ पर हम बी डॉट डीएल करके देखते हैं, बी डीएल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और उसको इंटीग्रेट करें ओवर दिस होल क्लोज्ड लूप और देखते हैं म्यू नॉट आई आता है या नहीं आता है। तो अगर इसको हम बी डीएल करेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर? नो सर, स्क्रीन नो सर, फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर बी डीएल, कुछ भी नहीं दिखा। सर खाली दिख रहा है सर, डीएल तक दिख गया। अभी देखिएगा, नहीं दिखे तो बताइएगा, यस सर। क्योंकि यहाँ पर अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है, मेरा एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू द वाईफाई इज डिस्कनेक्टेड ऑल बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो खैर, तो सिर्फ स्क्रीन अभी सिर्फ लिखने वाला डिवाइस सिर्फ चल रहा है मेरा, तो उससे काम चला लो अभी फिलहाल। तो बी डी एल की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? तो बी डी एल की जगह आप क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू डीएल। डीएल मतलब इस पे अगर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाए डीएल, तो उसका इंटीग्रेशन करना है आपको डीएल। तो इसमें हमें मालूम है कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। डीएल का इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा? ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और राइट साइड पे मुझे क्या मिला अल्टीमेटली? म्यू नॉट आई। यही तो है आपका एम्पियर सर्किटर्स लॉ, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस एम्पियर सर्किटर्स लॉ। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। नोट करिए इसको, ये प्रूफ है एम्पियर सर्किटर्स लॉ का। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात शुरू में बोलने वाला था, जो मैं रुक गया था, तो मैं बता दूं कि मंडे आप लोगों की क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास आप लोगों के साथ मंडे नहीं हो पाएगी। आई विल बी ऑन लीव ऑन मंडे एंड दैट आई विल कंपनसेट दैट क्लास सम अदर डे। ठीक है, उसके उसके मतलब जो भी उसका वो होगा कंपनसेशन, वो मैं कर दूंगा। बट मंडे देयर विल बी नो क्लास विथ मी।
आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, बट मेरे साथ आपकी मंडे को क्लास नहीं हो पाई। ओके सर, डन सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया सर प्रूफ। अब एम्पियर सर्किटल्स लॉ पे हम एप्लीकेशन समझते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं एम्पियर सर्किटल्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका एम्पियर सर्किटल्स लॉ से रिलेटेड, आपको एनसीईआरटी में दिखेगा और ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, हर जगह आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ अप्लाई करते हुए वी विल प्रूफ वी विल ड्राइव द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि आपसे बोला गया दिस इज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इट्स एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, एंड द करंट डेंसिटी इज जे। जे याद आया आपको? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी है ये, समझे? ये करंट डेंसिटी है। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज आर। द क्वेश्चन इज कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जिसकी करंट डेंसिटी इतनी है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field at point, पहला r greater than r, दूसरा r equal to r, और तीसरा r less than r। कोई मुझे बताएगा what is this small r in this case? कैपिटल R तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इट्स रेडियस। what is a small r? Can anybody tell me what is this small r in this cases? कुछ आइडिया? सर लूप जो बनाएंगे। A small r is any general distance of point from center of infinitely long cylindrical wire। ठीक है, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है उसके सेंटर से कोई भी जनरल डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू ए स्मॉल आर। ठीक है सर, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए फिर सॉल्व करेंगे इसको। डन सर। ओके, तो आई होप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो in this case I'll be applying the Ampere Circuitous law to find the results at different points. One is a small r greater than capital R, the another one is a small r equal to capital R, and the third one is a small r less than capital R. तो पहला केस a small r greater than capital R, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका पॉइंट है वो वहां पर है such that कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r and this small r is greater than capital R। इसका मतलब है कि रेडियस से ज्यादा बड़ा आपका डिस्टेंस है ये वाला। इसका मतलब है कि द पॉइंट इज आउटसाइड, द पॉइंट इज आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर, राइट। तो आप क्या करेंगे सर? सबसे पहला स्टेप यहाँ पर यू विल टेक द एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने आपसे ये बोला था कि एम्पियर्स लूप आप किसी भी शेप का ले सकते हो, बट आउट ऑफ ऑल पॉसिबल शेप आप एम्पियरियन लूप ऐसे शेप का लेना कंसीडर करोगे या ऐसे शेप की कंसीडर करोगे सच दैट कि क्या हो उस पर, उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम क्या रख सकें, तो उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकें ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर्स लूप कैसा आएगा? तो याद रखिएगा कि दिस इज योर एम्पियर्स लूप, सर्कुलर होगा, सर्कुलर एम्पीरियन लूप। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। सर्कुलर एम्पीरियन लूप, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछेगा। सर्कुलर एम्पीरियन लूप क्यों? क्योंकि अगर आप एक सिलेंडर, ये आपने एक सिलेंडर लिया, इसके अराउंड अगर आप एक सर्कल बना देंगे तो इस सर्कल का हर पॉइंट इस सिलेंडर से इक्वी डिस्टेंट होगा, एंड बिकॉज इट विल बी इक्वी डिस्टेंस, तो इसका मतलब होगा कि इसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इन फैक्ट।
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सिलेंडर का अराउंड सर्कल। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो हमें मालूम है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डीएल दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग और थ्रेडिंग थ्रू द लूप। तो इस लूप के थ्रू कितना करंट पास हो रहा होगा, जितना इस पूरे वायर में करंट पास हो रहा है वही तो इस पूरे लूप में भी करंट पास हो रहा है। टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. Yes. एक चीज याद दिलाता चलो मैं, करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, और हमें एक बात मालूम है कि जो लूप हमने कंसीडर किया है उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, विल इंटीग्रेट डीएल एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट विल बी रिटन एज इक्वल टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो कौन से एरिया से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लूप की एरिया से या सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इस करंट डेंसिटी को? लूप की एरिया मतलब पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे या पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप? एनीवन? सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो। ऑफ कोर्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, करंट मैंने It is क्या बोला, only in circular. पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये कंसीडर करो कि पूरे स्मॉल आर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। स्मॉल आर क्या चीज है, स्मॉल आर इज द रेडियस, small r is Yes, the sir, ये radius of the outside है। loop that you have considered, right? और पूरे उस में के थ्रू थोड़ी करंट फ्लो हो रहा है, वो तो सिर्फ सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। जितना सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है वही आपके उस लूप के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे आप, समझ आया? तो इसका मतलब है बी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप किस पे ले रहे हो, तो लूप पे आपने एलिमेंट लिया है डीएल और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी 2 पाई आर, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे इनटू पाई आर का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 2 इनटू आर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। देखिए, सी इफ यू आर कन्विंस्ड। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, पहले इसको नोट करिए। Done, sir. वेरी गुड। अब इसी में देखिए कि दूसरा केस, व्हेन स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब आप यही चीज को दोबारा करेंगे, सिंपली स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, इसका मतलब आप जो लूप कंसीडर करेंगे दैट विल बी एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द सरफेस। आप अगर सोच के देखो तो दैट वुड बी एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द सरफेस, तो काम वही करना है आपको। तो इस केस में आप जो लूप लेंगे उसका जो रेडियस होगा वो एग्जैक्टली ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका क्या कहते हैं, सिलेंडर का, उसके रेडियस के बराबर का क्रॉस सेक्शन आएगा, है ना बच्चे? तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करके व्हाट वी विल बेस्ट डू इज कि हम सिंपली इस फॉर्मूले में विल रिप्लेस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, बिकॉज स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय 2, दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। अब इनसाइड वाले पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो इसको भी नोट कर लो। कर लिया बच्चों? यस सर। Yes, The last case, and what is that? So the last case is third case, a small r less than capital R. Am I correct? yes, Yes, sir.
Yes, sir. चलिए तो इस लास्ट केस पे आते हैं। अगर इस लास्ट केस के लिए आप पहली बात तो कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब क्या हुआ कि आर यू इनसाइड दिस सिलिंड्रिकल वायर और यू विल बी आउटसाइड और एट द सरफेस। कहाँ हैं आप अगर स्मॉल आर इज लेस देन Inside. आर? सर इनसाइड। ऑब्वियसली इनसाइड, राइट। तो यहाँ पर जो आप लूप कंसीडर करेंगे दैट हैज टू बी टेकन इनसाइड दिस सिलेंडर, दैट हैज टू बी टेकन इनसाइड द सिलेंडर, है ना। ये इनसाइड द सिलेंडर आपने मान लीजिए एक लूप ले लिया। अब इसमें पहली बात तो ये समझिए कि इसका रेडियस आर है। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस लूप के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस केस में इस लूप के थ्रू पूरा करंट जो सिलेंडर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो पूरा करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं हो रहा। सोच के देखो आप, the whole current is which is passing through the cylinder is not the same which is passing through the this circular loop. भाई सिलेंडर से जो करंट पास हो रहा है that would be greater than that of the what is passing through this loop, right? ठीक है, इसका Yes, मतलब इस sir. केस में अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, b into 2 pi r, ये तो आपको लिखना ही है। that is the line integral of magnetic field over this loop. this will be equal to mu naught into j into यहाँ पर जो एरिया लोगे that would be pi r square। किसी को कोई इश्यू तो बता सकता है सर यहाँ पर क्यों आपने पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर लिया? तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इसलिए लिया यहाँ पर बिकॉज जो इसके थ्रू करंट पास हो रहा है इस लूप में, वो लूप में जो करंट पास हो रहा है दैट इज नॉट द सेम एज विच इज पासिंग थ्रू द सिलेंडर। इसमें तो करंट कम पास हो रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द एरिया ऑफ दिस लूप, राइट। तो यहाँ से पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। लिखिए तो इस पे ग्राफ बनवाता हूं इसका मैग्नेटिक फील्ड का। Sir, done. देन अब देखिए, सर अब देखिए सर, इसमें अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है ना, बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, एंड बी आउटसाइड अगर आप देखें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द डिस्टेंस। फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जब उसी को आप बाहर देखते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर आप सेंटर पे होंगे एग्जैक्टली एट द सेंटर, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, डोंट यू थिंक मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0? यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, स्मॉल आर अगर Yes, 0 sir. कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो बी वर्सेस ऑफ स्मॉल आर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कैसा ग्राफ होगा, जब अंदर है आप तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर से। अगर दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो द ग्राफ ऑफ द क्वांटिटी इज स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, तो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये कब तक स्ट्रेट लाइन होगा, जब तक यू डोंट रीच टू द सरफेस, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद ये आपका जो ये ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। B is inversely proportional to R. This is B is directly proportional to R. This is the point where the magnetic field will be maximum, and that is at the surface. ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और वो पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे। समझे? इज द ग्राफ क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है सर, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटे, ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग cylindrical wire,
इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस आप मान लीजिए कि कुछ 2r, दिस इज द रेडियस। सर ये एक ऐसी वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग भी है, सिलिंड्रिकल भी है, तो आप इस बात को समझिए कि ये जो आपकी वायर है दैट हैज बीन केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, मतलब जेड एक्सिस का लॉन्ग रखा हुआ है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और कैसे रखा हुआ है बच्चे, कैसे रखा हुआ है बेटे, जेड एक्सिस का लॉन्ग। इसीलिए आपको सिर्फ इसका गोल दिखाई दे रहा है, बिकॉज जेड जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो आपको इमेजिन करना है कि इट इज प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर किसी को इमेजिन करने में दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई ये जेड एक्सिस ऐसे अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप जो ये वायर है वो ऐसे रखी हुई है अलोंग द जेड एक्सिस, ये ऐसे रखी हुई है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स है, ये वाई है। मतलब in this case it is kept perpendicular to the screen and it is infinitely long cylindrical wire, right? अच्छा, बहुत बढ़िया रे भाई, अरे भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कैविटी बना दिया। We have made a cavity inside this wire, हमने एक कैविटी बना दिया इस वायर में, एक कैविटी हमने बना दिया है and that cavity is touching the center, ये हमारी कैविटी है, ठीक है। इस कैविटी का जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी r, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। कैविटी आप लोग समझते होंगे शायद, उतना पोर्शन काट के हमने हटा दिया है, इनफिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल कैविटी बना दिया है। इसमें जो करंट डेंसिटी है दैट इज J, करंट डेंसिटी इसकी कितनी है, J। आपसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये जो वायर है आपकी, इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r you have to find out the magnetic field at this point, you have to find out the magnetic field at this point. Is it clear? Question is clear to all or not? कैविटी प्रॉब्लम इसके सेंटर से कहां पर, सब बड़े वाले सर्कल के सेंटर से बोला है ना आपने? जी सर, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से। क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, sir. चल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड क्या है, कुछ याद है आप लोगों को? ऐसा कैविटी वाला प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कराया होगा। नहीं याद है, आपका साइलेंस बता रहा है कि यू डोंट रिमेम्बर। होल से कैविटी को और माइन, हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर पूरे सर्कल Yes, के sir. उससे कैविटी के उसको माइनस कर देंगे। हाँ मतलब हम दो ऐसे माइनस करना है तो ऐसे माइनस नहीं कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे माइनस कैसे करेंगे कि भाई बचे हुए का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें थोड़ी पता है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है वो पूरे सिलिंड्रिकल वायर के थ्रू पता है। हमें ये नहीं पता कि उस सिलिंड्रिकल वायर के कुछ पोर्शन में अगर करंट नहीं जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें नहीं पता, ना हमने ड्राइव करा। तो कैविटी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में चाहे जहां पर भी कैविटी प्रॉब्लम आए, फ्रॉम क्लास 11 टिल क्लास 12, क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है, ग्रेविटेशन में आता है, 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है और यहाँ पर आता है। तो कैविटी प्रॉब्लम चाहे जहां पर भी है, कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मेथड सेम है, फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है इन डिफरेंट केस फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, बट मेथड इज सेम। एंड व्हाट इज दैट मेथड जिससे आप कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो? तो कैविटी प्रॉब्लम आपको ये कहता है कि भाई आपको करना क्या है, इस पूरे अरेंजमेंट को आप ऐसे ट्रीट करिए कि ये पूरा जो आपने जिसमें से कैविटी काट के निकाला है उसको आप विदाउट कैविटी अज्यूम करिए, और जो कैविटी है उसको भी आप एक बॉडी की तरह ट्रीट करिए। फिर से लिसन टू मी, जो कैविटी है उसको भी आप एक बॉडी की तरह ट्रीट करिए। बस फर्क इतना करिएगा कि अगर इस पूरे में करंट डेंसिटी J है तो इसमें आप करंट डेंसिटी -J मानेंगे, और अगर इस पूरे में -J होता तो इस पूरे में +J मानते। क्या मतलब होगा सर इस केस में, इन द सेंस ऑफ करंट -J और +J का क्या मतलब होगा? तो +J का मतलब ये है कि भाई इस डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी को हमने +J माना हुआ है फॉर द होल ऑफ द बॉडी, जिसका रेडियस कितना है 2r। तो कैविटी के लिए यही करंट की डायरेक्शन हम किधर लेंगे, आउटवर्ड। करंट डेंसिटी उतनी ही लेंगे, डायरेक्शन क्या लेंगे, आउटवर्ड। समझ में आई बात? ठीक है, तुम इमेजिन करो, और इसकी रेडियस कितनी r, तुम एक बात इमेजिन करो कि अगर इस वाले को उठा के हम इस पे सुपर इम्पोज कर दें तो इतने पोर्शन के करंट को वो जीरो कर देगा या नहीं? भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें 5 एम्पियर का करंट है,
ठीक है, और वो भी नेगेटिव साइन वाला 5 एम्पियर है, और इसमें 5 एम्पियर प्लस है, तो प्लस 5 एम्पियर और माइनस 5 एम्पियर विल नलीफाई ईच अदर एंड व्हाट यू विल गेट इज कैविटी. तो कैविटी इज बेसिकली द सुपरपोजिशन ऑफ टू वैल्यूज, वन पॉजिटिव एंड अनदर वन नेगेटिव, राइट. अब ये सेंटर से, बड़े वाले के सेंटर से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, 4r पे है. कैविटी के सेंटर से अगर वही पॉइंट आप देखें तो कैविटी के सेंटर से यही वाला पॉइंट जो होगा दैट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r. अब दोनों को एज इंडिविजुअल आप सिलिंड्रिकल वायर्स अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करो. तो मुझे एक बात बताओ, इस बड़े वाले के लिए ये जो पॉइंट आपने कंसीडर किया जहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है, मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट आउटसाइड है सिलेंडर के या इनसाइड है या सरफेस पे? Where does this point lie? Outside. Obviously outside. अब पीछे फॉर्मूला देखो. What is the formula of magnetic field outside the cylinder? देखो पीछे. Some mu naught j r square upon 2. J r स्क्वायर में वहां पर आपने लिखा होगा कैपिटल R स्क्वायर ऊपर में, where Yes, capital R was the radius, और नीचे लिखा होगा आपने 2 into a small r. A small r was the distance. तो अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूं यहाँ पर, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 is equal to mu naught into J will be J into R, which is the radius is 2r का square, divided by 2 into a small r is the distance, that is 4r. और इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, let me call this as B2, तो this will be written as mu naught into minus J into ये minus J है बेटा, थोड़ा छोटा हो रहा है. B2 is equal to mu naught into minus of J into इसका रेडियस is still R, तो R square divided by 2 into 3R. एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, अल्टीमेटली ये सबट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं होगा? सबट्रैक्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो या नहीं? Yes, sir. सबट्रैक्ट होगा, जीरो तो नहीं आएगा इसका रिजल्ट, बिकॉज बोथ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एज देयर रेडियस एंड द डिस्टेंसेस आर नॉट सेम. तो सबट्रैक्ट करके जो भी आ जाए दैट वुड बी द फाइनल रिजल्ट. बचे हुए पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी. देखिए अगर हो गया हो तो. Is it done? No. बच्चों Done, sir. वेरी गुड. तो एक फाइनल रिजल्ट आ गया होगा आप लोगों का, दोनों को सबट्रैक्ट करने पर एक फाइनल रिजल्ट. यू मे हैव गॉट द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस. तो खैर, तो ये आपने एम्पियर सर्किटस लॉ की का ही यूज किया बेसिकली, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैड ड्राइव्ड द रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज किया है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हिच वाज एक्चुअली द कैविटी प्रॉब्लम. तो इस कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज किया. चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बारे वाह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द एम्पियर सर्किटस लॉ. अब इसके बाद एक टॉपिक आता है व्हिच इज वेरी मच रिलेटेड टू द एम्पियर सर्किटस लॉ एंड दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. ठीक है, उस टॉपिक का नाम है सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या चीज है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. ठीक है, तो टॉपिक डालिए सोलेनॉइड. अब देखिए सोलेनॉइड क्या चीज है, व्हाट इज सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड को समझो. बेसिकली सोलेनॉइड कोई भी कॉपर वायर होती है which is wound in a helical shape.
ऐसी कोई भी कॉपर वायर जिसको हम हेलिकल शेप में वाइंड करते हैं उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। एंड द हेलिकल शेप में जो टर्न्स होंगे that will be very close to each other, there will be no gap in between the two consecutive turns। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई कॉपर वायर लिया और उसको आपने ऐसे वाइंड कर दिया, इस तरह से आप उसको ऐसे वाइंड कर दीजिए इन अ हेलिकल शेप, दिस शेप इज कॉल्ड एज हेलिक्स। तो इसको आप क्या कहेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सोलेनॉइड। इसमें ये जो टर्न्स के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा गैप है, ह्यूज गैप इज बिटवीन द टू टर्न्स, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बट देयर इज एज सच इन रियल प्रैक्टिस देयर इज नो सच गैप बिटवीन द टर्न्स। कोई भी दो गैप के टर्न्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल टर्न एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, मतलब एक के बाद दूसरा टर्न होता है विदाउट एनी सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्न्स। क्लियर? अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर, आ रे सर, ऊ रे सर, ई रे सर। तो दो टर्न के बीच में कोई गैप नहीं होता, और इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब बेसिकली बेटा जब इस सोलेनॉइड के थ्रू आप करंट फ्लो कराओगे ना, व्हेनेवर यू पास द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, व्हाट हैपेंस कि इस सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। व्हाट प्रोड्यूसेस इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होती है? तब इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मैं इस सोलेनॉइड का एक टर्न ले लूं, कोई सा भी एक टर्न, इमेजिन करो कि आप कोई भी एक टर्न ले लो, तो वो टर्न सर्कुलर होगा या नहीं? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। आप कोई भी एक टर्न काट के अलग करो तो वो सर्कुलर होगा। और इसमें आप सोचो कि अगर इसमें हमने करंट पास किया, करंट इज आई, तो ये जो सर्कुलर टर्न है आपका, तो सर्कुलर टर्न के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना? यू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न, बिकॉज आप करंट पास करेंगे तो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न। तो ऐसे ऐसे सारे टर्न्स में करंट पास हो रहा है, तो एवरी टर्न विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर्स, और उन सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप एड अप कर दें तो यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। एम आई करेक्ट? यस सर। बात समझ आई सबको? मैंने सही बोला? ठीक है, Yes, तो इसका मतलब अल्टीमेटली यू विल गेट द करंट, एंड वी अज्यूम दैट कि सोलेनॉइड में जो करंट होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, तो व्हाट मैग्नेटिक फील्ड वी अज्यूम दैट that magnetic field resides in the core of the solenoid only and outside the solenoid, मतलब इधर या इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कितना अज्यूम करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड वी अज्यूम टू बी 0। हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अज्यूम करते हैं? तो वी अज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड ओनली, है ना? हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अज्यूम करेंगे? सोलेनॉइड के कोर में हम मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम करते हैं, या हम सिंपली अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर है? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल कैलकुलेट कि उसकी वैल्यू क्या होगी, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। बट वो करने से पहले एक बात समझिए कि बेटा आपका जो सोलेनॉइड है ना, वो सोलेनॉइड एक्चुअली में दो टाइप है का है, जिसमें आपको एक ही टाइप पढ़ना है। वन इज कॉल्ड अ शॉर्ट सोलेनॉइड एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अगर ये सोलेनॉइड है, इसकी ये लेंथ है और इसका जो ये रेडियस है, अगर लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस, दैट मींस इन कंपैरिजन टू द लेंथ वी कैन नेग्लेक्ट द रेडियस। अगर हम लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, तो उस केस में दिस सोलेनॉइड विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग सोलेनॉइड। और शॉर्ट सोलेनॉइड का मतलब होता है कि लेंथ के कंपैरिजन में यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द रेडियस, है ना? तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना ही नहीं है आपके सिलेबस में। जो पढ़ना है वो है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में लिख लो कि कॉपर वायर वाउंड इन अ हेलिकल शेप फॉर्म्स अ सोलेनॉइड। A copper wire wound in a helical shape forms a solenoid. ठीक है सर? so wound in हेलिकल शेप, हेलिकल। सर एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इसको a copper wire wound in helical shape forms a solenoid. A copper wire wound in helical shape forms a solenoid. लिख लिया? यस सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। yes sir
यस सर, तो आप सुनिए, वी विल ड्राइव द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हम ड्राइव करेंगे यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, बट वो कैसे यूज करेंगे और क्या करेंगे इस बात को समझिएगा जरा। देखिए, उसके लिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि वी विल बी टेकिंग अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे। आप पहले तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। फॉर दैट आई एम स्विचिंग ऑन माय वीडियो फ्रॉम दिस डिवाइस। एक मिनट रुकिएगा। क्रॉस सेक्शनल का मतलब समझिएगा। आई होप आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्रॉस सेक्शनल व्यू का क्या मतलब होता है। ये अगर ये सोलेनॉइड है, राइट, इफ दिस इज योर सोलेनॉइड, अच्छा वहां वो कनेक्ट हो गया, चलो ठीक है। इफ दिस इज योर सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड को आप इसके लेंथ के अलोंग ऐसे काट दीजिए। इस सोलेनॉइड को आप इसके लेंथ के अलोंग ऐसे काट दीजिए, ऐसे अलोंग द लेंथ। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट में आप इसको काट के अलग अलग कर दीजिए। तो आपको जो दोनों पोर्शन अब नजर आएगा ना आफ्टर कटिंग दिस, जो आपको व्यू दिखाई देगा इस सोलेनॉइड का, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल व्यू। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी Yes. व्यू को हम क्या कहेंगे? उसी Yes, व्यू sir. को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब है कि आप सोलेनॉइड को यू जस्ट कट द सोलेनॉइड along the length of the solenoid, the view that you will get will be the cross sectional view। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपने सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया, इफ यू हैव टेकन द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड, तो आपको क्या दिखाई देगा? अगर आपने सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, तो उस केस में हाउ विल यू ड्राइव द रिजल्ट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड? उस बात को हम समझते हैं। देखिए बेटा, इस बात को समझने के लिए आप एक बात समझिए कि अगर मान लो मैं एक टर्न के लिए बात करता हूँ और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए, तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना। इस पॉइंट पे करंट आपको ऐसे आउटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड, और इस लोएस्ट पॉइंट पे ये टेंजेंशियली इनवर्ड। मतलब अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट द अपर मोस्ट पॉइंट एंड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, तो आपको ऐसा दिखाई देगा ना कि एट अपर मोस्ट पॉइंट दैट टेंजेंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, देखिए, देखिए ये रिंग ऐसे रखी हुई है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पे करंट आपको आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और इस पॉइंट पे करंट इनवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। इमेजिन करो। नहीं कर पाए? Yes, sir. भाई आप इस बात को ऐसे समझिए, दिस रिंग इज नॉट केप्ट लाइक दिस। ये ऐसे नहीं रखा हुआ। इफ यू कैन अज्यूम दिस हैज टू बी अ रिंग, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कराओ, तो करंट फ्लो कराओ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, अगर इसमें करंट फ्लो कराओ एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा करंट का, वो आउटवर्ड होगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दैट वुड बी इनवर्ड। आई होप इट मेक्स सेंस। होगा नहीं होगा बेटे? यस सर। Yes, sir. तो अगर इसको आप यहां से ऐसे काट दो क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए, तो आपको बचा क्या? ये वाला पोर्शन बचा, ऐसा पोर्शन। तो इस पॉइंट पे ऐसे करंट जाता हुआ दिखाई देगा, इस पॉइंट पे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। या तो आप इस पोर्शन को भी अज्यूम कर सकते हो, इस पॉइंट पे करंट आपको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, इस पॉइंट पे करंट ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखो, सोलेनॉइड को अगर आप उसके लेंथ के अलोंग काट देंगे ना, तो सोलेनॉइड का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, काटने के बाद किसी भी चीज को काट दिया जाए 20 से, तो 20 से काटने के बाद वो कैसा दिखाई देगा? तो ये ऐसे काट दिया, ये ऐसे काट दिया, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। इस ऊपर वाले, अगर मान लीजिए कि सोलेनॉइड में करंट जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो जब आप इसको काट देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियली आउटवर्ड होगी। टेल मी यस और नो। अगर पूरे Yes, sir. टर्न में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पर जो आपको डायरेक्शन दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी? तो दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर जो आपको करंट दिखाई देगा कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ऊपर अगर आउटवर्ड दिखाई दिया है, तो नीचे आपको करंट इनवर्ड दिखाई देगा या नहीं बेटा? पहले इस बात को समझो सर, इस लॉजिक को समझो। ये टर्न्स मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये ऑब्वियसली यहाँ पर भी टर्न है, यहाँ पर भी टर्न है, सब टर्न्स हैं, बट टू कीप द डायग्राम क्लीन एंड क्लियर, वी आर नॉट ड्रॉइंग द टर्न्स एट एवरी पॉइंट। सिंपली हम ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो यहाँ पर जो बेसिकली जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, वो एट द टॉप करंट इज टेंजेंशियली आउटवर्ड and at the bottom the current is directed inwards, right?
सर बोलना पड़ेगा सर, नहीं समझ में आया तो मैं फिर कोशिश करूंगा कुछ और तरीके से समझाने की, यस सर। बट यू हैव टू स्पीक। सबने नहीं बोला, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक टिल द टाइम आई डोंट गेट द रिस्पॉन्स ऑफ एवरीवन। सर एक बार और बता दो। फिर से सुनो, शर्माया नहीं करो बिल्कुल भी, नहीं समझ में आया तो पूछा करो। भाई बेटे मेरे लाल, अगर ये ऐसा रिंग है और इसको यू जस्ट कट दिस रिंग अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग आप इसको कट कर दो, इस लाइन के अलोंग आप कट कर दीजिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं मान लो कि इसका जो पीछे वाला पोर्शन है उसको सिर्फ दिखाऊं, ये पीछे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा इसमें मान लीजिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे, तो इस पॉइंट पे करंट टेंजेंशियली आउटवर्ड फ्लो करता हुआ, अगर इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी टेंजेंशियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियली इनवर्ड। देखो टेंजेंशियल होता है ना करंट की डायरेक्शन, यस सर। तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियली आउटवर्ड टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिखाई देगा, और इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे करंट टेंजेंशियली इनवर्ड दिखाई देगा, यानी यस सर। पूरे रिंग में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, बट किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो कि जिस पॉइंट पे हमें करंट की डायरेक्शन देखना होता है वहां पर हम टेंजेंट बनाते हैं। तो अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको ये टेंजेंट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दैट टेंजेंट विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स। टेल मी यस और नो। यस सर। अब देखिए सर, मान लीजिए कि द होल लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज एल, इसकी पूरी लेंथ अपन एल मान लेते हैं। हमने ये बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट एंड दैट टू इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और कहां, इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। अब हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो मैंने रेड लाइंस बनाए हैं दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट, बट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कुछ चीजें पहले अज्यूम कर लेता हूं। मान लीजिए कि n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। n क्या चीज है, टोटल नंबर टर्न्स है, किसका, सोलेनॉइड का। तो स्मॉल n मान लेते हैं, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये इसका नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। दैट इज स्मॉल n को आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ लिख सकते हैं। टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब सर हमें करना क्या है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, एंड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू वी विल बी यूजिंग एम्पियर सर्किटल्स लॉ। हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और एम्पियर सर्किटल्स लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, आप क्या लेते हैं बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कंसीडर, सर एम्पीयर लूप। एम्पीरियन लूप, बहुत प्यारा। अब देखिए यहाँ पर एम्पीरियन लूप कैसा लिया जाएगा, तो आई विल टेल यू कि एम्पीरियन लूप कैसा लेना है। यहाँ पर वी विल नॉट बी टेकिंग सर्कल और सम दैट शेप लूप, वी विल टेक अ रेक्टेंगुलर शेप्ड लूप। अब यहाँ पर सर रेक्टेंगुलर शेप लूप क्यों ले रहे हो, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी, उस बात को भी मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। ये एक लूप हमने कंसीडर कर लिया PQRS, ऑब्वियसली जिसका कुछ पोर्शन आपको अंदर दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एक लूप कंसीडर कर लिया, मान लो जिसकी लेंथ मान लेते हैं कैपिटल L है, लेट द लेंथ ऑफ दिस इज कैपिटल। सर आपने स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर शेप लूप, ऐसा लूप क्यों लिया, आपने सर्कल क्यों नहीं लिया इस बारी, इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर डायरेक्शन, और अगर हम ये सर्कुलर लूप लेते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे ऐसे है, अगर हम ये सर्कुलर लूप लेते, इमेजिन करो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल लेते हैं ना, मान लो यहाँ पर डीएल लिया, तो ये डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यहाँ पर तो आसानी से मुझे समझ आ रहा है कि ये 0 है या 180 है, वो तो समझ आ रहा है, बट यहाँ पर अगर मान लीजिए हम डीएल लेते, यहाँ पर डीएल, हर पॉइंट पर डीएल लोगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे है और डीएल ऐसे है, तो ये एंगल कितना होता है ये हमें थोड़ी पता है, नहीं समझे, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, नहीं समझना है भाई इस पॉइंट को, किताबों में नहीं है ये सब पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं समझ आए तो प्लीज पूछिए। मान लीजिए ये लूप ले लेते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इस तरफ है, बोलो हाँ कि ना, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आप इस पॉइंट पे अगर एलिमेंट लेंगे, टेंजेंशियल एलिमेंट डीएल, क्योंकि एम्पियर्स लूप में डीएल लेते हैं ना, बी डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 0। बट अगर आप यहाँ पर कोई एलिमेंट लीजिए डीएल, तो इस डीएल और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है या चेंज हो गया, सोच के देखो। Sir, change. चेंज हो गया, कितना हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, चाहे आप ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट डीएल, ये आपका ये, तो ये एंगल है, तो हर पॉइंट पे ये एंगल वेरी कर रहा है, और ये एंगल कैसे वेरी कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता। वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस डीएल, so we will not be able to integrate the result, and because we are not able to integrate the result, इसलिए हम यहाँ पर कोई continuous circle या कोई इस तरह का लूप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सर अगर वो वाली बात है तो फिर तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है एंगल, बट यहाँ पर कितना हो रहा है वो मुझे पता है। देखो कैसे, इफ आई गो फ्रॉम P to Q, तो P से Q पे अगर मैं कोई एलिमेंट कंसीडर करूंगा डीएल, मान लो, तो डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बता सकते हो? Q पे जो डीएल लिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल बता सकते हो? बहुत बढ़िया यार, एक ही बच्चा बोल रहा है, मगर चलो फिर भी 0। Q से R पे ये एंगल कितना होगा? Q से R पे अगर आप जाओ तो डीएल मतलब एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 90. यस सर। अरे प्यारा, वेरी गुड, समझे? एंगल चेंज हुआ, बट कितना हुआ क्या मुझे पता चलेगा कि वो 90 है? एंगल यहां भी चेंज हो रहा है, P से Q पे ये एंगल 0 है, बट आई नो दैट इट्स 0। Q से R पे ये एंगल 90 है, तो ये आई नो दैट इट इज 90। ये हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है। P से Q तक पूरा एंगल, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो एंगल इज 0। Q से R तक कोई भी पॉइंट ले लो एंगल इज 0, राइट? इसी तरह से S से P पे भी आओगे तो एंगल विल बी 90 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, बट और इसी तरह से R से S पे जाओगे तो एंगल एट एवरी पॉइंट ऑन RS विल बी 180। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? Yes, sir. 90। Q से R पे 90, यस, बोलिए। चलिए, तो इस पे अगर मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस होल क्लोज लूप PQRS लिखूं, तो ये B डॉट DL, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल ओवर B डॉट DL ओवर दिस PQ प्लस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर QR प्लस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over RS, and finally the line integral of magnetic field over SP. Is it clear? See if you are convinced. See if it's clear to all. भाई पूरे लूप पे जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर PQ, QR, RS and SP. Yes, sir. अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये एक इक्वेशन कह लेते हैं इसको। इसमें अगर आप B डॉट DL ओवर PQ निकालेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं B DL cos 0, बिकॉज इस पे जो थीटा है वो 0 है आपका, तो B DL cos 0। तो B यूनिफॉर्म है, B यूनिफॉर्म है, DL मतलब ये यहां से यहां तक DL को ऐड करते जाओ, तो विल इट बी L और नॉट C? यस सर। सर सब बोलेंगे DL 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 ऐड Yes, sir. करो P से Q तक, तो दैट विल फॉर्म द होल लेंथ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, B डॉट DL ओवर कहां से कहां तक QR, तो इसको आप क्या लिखेंगे? एंगल कितना है? 90, तो B DL cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, Yes, थर्ड sir. वन, B डॉट DL over RS, this will also be equal to 0. Why? Because B outside the solenoid is equal to 0. तो this line integral, क्योंकि ये वाला जो RS है
दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। और आउटसाइड द सोलेनॉइड का मैंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चे? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, दैट इज बाय आरएस पे भी लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा यहां तक नोट करो ताकि मैं आगे सॉल्व कर पाऊं। देखो कहीं पर भी नहीं समझ में प्लीज पूछो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपन बहुत फ्रैंकली और फ्रेंडली पढ़ते हैं, तो इसलिए प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर क्वेरीज और आस्किंग योर डाउट्स। तो यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए। सबने नोट कर लिया? यस सर। Yes, सर फिर तो ठीक है, पीएस तो 0 अगर आना सबने चाहिए नोट, ना? हाँ एसपी पे भी 0 आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर इधर ही लिख देता हूँ बी डॉट डी एल ऑन एस पी विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस 90 एंड दिस इज अगेन 0। इसका मतलब इन सब का सम वाज द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, और वो सम किसके बराबर आया? सिर्फ और सिर्फ डी एल के बराबर। तो आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लास्ट वाला भी नोट कर लेना भाई, एसपी वाला भी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर द होल लूप पी क्यू आर एस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू बी एल। ठीक है, अब हमें पता है एज बाय एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर पी क्यू आर एस should be equal to mu naught times the net current. Tell me yes or no. पता है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो ये नेट करंट के बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि therefore we can relate these two terms and we can simply say कि BL is equal to mu naught times of I net। अब यहाँ पर नेट करंट की वैल्यू क्या होगी? नेट करंट मतलब इस लूप के थ्रू जो नेट करंट, देखो ये इस टर्न में भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे इसके अंदर, इस लूप में। समझना, इस लूप के अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स मिलेंगे ना आपको। मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए ऐसे अगर वो टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स के टर्म्स में अगर मैं इसको दिखाता, तो मैं बहुत सारे टर्न्स बना सकता हूँ। यानी एक टर्न, दूसरा टर्न, बहुत सारे टर्न्स होते या नहीं, और सब में करंट आ रहा है। तो एक ये करंट हुआ, ये करंट हुआ, सारे टर्न्स का करंट आई 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 ऐड होता जाएगा, तो इसमें कितना करंट आएगा? तो इसमें जो नेट करंट होगा दैट विल बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू इतने लेंथ में कितना टर्न्स है वो निकाल लो, है ना। तो इतने लेंथ में कितना टर्न्स होगा, हाउ मेनी टर्न्स वी विल हैव। तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू ये कितना लेंथ है जिसके टर्न्स निकालने एल, और हर में कितना करंट जा रहा है आई। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इनटू आई आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर आप लोगों को पल्ले पड़ा हो तो करंट कैसे निकाला समझ में आया? ये जो एल लेंथ है इसमें कितने टर्न्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट एल लेंथ, और हर टर्न में करंट कितना जा रहा है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न इज आई। तो टोटल करंट कितना होगा? तो टोटल करंट होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट इन वन टर्न। समझे? Yes, sir. नोट करिए सर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन इनटू आई, वेयर स्मॉल एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज करंट। म्यू नॉट आपको पता है परमिएबिलिटी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आई, ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज अबाउट द सोलेनॉइड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर द सोलेनॉइड। और हम अज्यूम करते हैं कि ये सोलेनॉइड में, इस सोलेनॉइड में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी in the solenoid, that will be only in the core of the solenoid, and outside the solenoid there will be no magnetic field. Note down the formula please. Sir, is it noted? Done, sir. Okay, एक छोटा सा सवाल आज के लिए, उसके बाद हम बाकी चर्चा कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका
क्या आपसे कहा जा रहा है कि 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आपसे कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड इज 500 टर्न्स। ठीक है, फाइंड द करंट इन द सोलेनॉइड गिवन म्यू नॉट इज इक्वल टू इतना। सर आपको बताना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला है, बहुत आसान सा सवाल है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ। टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट, हरी अप। दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड व्हिच इज 0.5 मीटर। तो हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी बच्चे, म्यू नॉट इनटू n इनटू आई, वेयर स्मॉल n इज व्हाट, small n is number of turns per unit length and capital N is total number of turns. Did you understand? Capital N total number of turns है। सर कर रहे कैलकुलेट। जी, तो आपको करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू सिंपली क्या आएगी, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू n। अब आपको n चाहिए होगा, n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 500 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 0.5। क्लियर, 0.5 तो 5 इंटू तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5000 मतलब 1000 आ जाएगा ना। तो 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो याद करिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने बताया आपको 10 टू द पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर, तो म्यू नॉट की जगह आप लिखेंगे 4 इंटू पाई, पाई को आप 3.14 लिख लीजिए। तो 3.14 इंटू 10 to the power -7 multiplied by the number of turns, and what will be this value small n? तो small n which is the number of turns वो कितना होगा, तो that is number of turns is यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, that is equal to 1000। तो 1000 लिख दीजिए, मतलब 10 to the power 3, and whatever comes out to be the answer that will be your final result for this। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर, तो प्लीज नोट इट डाउन। जी बताइए। डन। हो गया बच्चे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, तो आज sir. इतना ही, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।